पीके कॉलेज में ही मैं गेस्ट फैकल्टी पर कार्यरत हूँ 2020 से। और मेरा जो पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ था सर, उसी टाइम मेरा वाला नेट क्वालिफाई हो चुका था 2020 में ही, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में थी मैं, तभी मैंने नेट क्वालिफाई कर लिया था। और मैंने एक बार पीएससी मेन से लिखा है, और अभी एमपीपीएससी का मेन से भी लिखा है, पर अभी उसका रिजल्ट नहीं आया है, 2023 का लिखा है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा लगा कि आपने सेट्स और नेट में से क्या क्वालिफाई, नेट क्वालिफाई किया, राइट? जी सर, मैंने नेट क्वालिफाई किया। अच्छा अच्छा, नेट 2020 में बता रहे हो आप? यस सर, 20 में क्वालिफाई किया था। ओके, और उस समय आपकी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की फर्स्ट ईयर चल रही थी? जी सर, फर्स्ट सेमेस्टर ही चल रहा था मेरा। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और गेस्ट फैकल्टी आप 2021 में लग गए? जी सर, मतलब मेरा जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ और तभी से मैं पढ़ाने लग गई थी। हालांकि वैसे मैं रनिंग में ही पढ़ाने लग गई थी, मतलब थर्ड सेमेस्टर से ही मैं पढ़ाने लग गई थी मेरी जूनियरों को। ओके, तो मुझे सबसे पहले ये बताइए, जब आप पढ़ाने लग गए थे तो आपको टीचिंग का क्या एक्सपीरियंस रहा? सर मुझे ऐसा लगा कि मतलब जो मेरे पास जो ज्ञान है सर, वो मैं मतलब लोगों से साझा कर रही हूँ, तो मतलब ये मेरी पसंद है। और मतलब नई जो पीढ़ी आ रही है सर, उनको मतलब प्रेरित करना। बहुत अच्छा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आप बहुत अच्छे से बात कर रहे हो। मैं आपके छात्र छात्राएं बड़े खुश रहते हो कि मैम बहुत अच्छे से बात करती हैं, क्या ऐसा हाँ है? सर, ये बात तो एग्जैक्ट सही कही है आपने। कभी बाय द वे अपन क्लास में नहीं आओ तो वो ना मतलब दूर दूर के बोलते कि मैम चलिए क्लास में पढ़ाए। मतलब मेरे रूम में सर जब मैं क्लास लेक्चर लेती हूँ, तब मतलब सर पूरा रूम भर जाता है। मतलब बच्चे खड़े रह के भी मतलब 40 मिनट तक के बहुत अच्छे से मतलब। क्या बात है, क्या बात है। अभी तक जो आपके 2-3 साल गुजरे हैं गेस्ट फैकल्टी के रूप में, तो बहुत ही शानदार गुजरे होंगे, ऐसी हमें आशा है। यस सर, यस सर, बहुत अच्छे गुजरे। और साथ ही सर मतलब मैंने जिन स्टूडेंट को पढ़ाया और जिन्हें प्रेरित किया सर, उनका भी मतलब 10-12 समथिंग ऐसे स्टूडेंट है जिनका नेट क्वालिफाई हुआ। अभी रिसेंटली 4 स्टूडेंट का नेट क्वालिफाई हुआ, जिनको मतलब मैंने प्रेरित किया था, और जो मतलब मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड जो बताया था, जी, बहुत तो अच्छा। जी मार्गदर्शन से ही मेरी भी मतलब हॉबी भी यही है, मतलब मैं जी। लोगों को प्रेरित करूँ और उन्हें रिसर्च वगैरह में भी। अच्छा, आपसे प्रश्न ये है मेरा कि 2-3 साल के जो टीचिंग अनुभव में कभी ऐसा समय आया है कि कभी आपको गुस्सा ही हो कि ये सामने वाले पढ़ नहीं रहे हैं, या फिर इस तरह का कोई अनुभव जो आपके लिए वर्स्ट रहा हो, अभी तक सबसे बेकार रहा हो? तो मैं लिंक शेयर ही कर रहा हूँ आपको। ऐसा तो कभी नहीं रहा, पर कभी सिचुएशन बनती जरूर है, पर उसको हाँ थोड़ा हाँ, मैं 10 मिनट धैर्य में से करता हूँ। मतलब धैर्य और संयम के साथ मतलब उस समस्या को भी समाधान कर लेती हूँ कि तो जैसे वही कि वही मैं समाधान थोड़ा जानना चाहता हूँ आपसे कि आप किस तरह से समाधान ढूंढते हो जब ये समस्या आती है? सर जैसे कुछ स्टूडेंट रहते हैं कि जिन्हें मतलब थोड़ा गांव से बिलोंग करते हैं सर, तो उन्हें समझने में थोड़ी ये आती, तो मैं कोशिश करती हूँ सर कि जैसे कि उनको इजी से इजी लैंग्वेज में मतलब जैसे कि उसको समझा के बताओ। एग्जाम्पल के लिए जैसे सर मैंने आज पढ़ाया धर्मनिरपेक्षता, तो भाई धर्मनिरपेक्षता आपको नहीं आएगा सर समझ में, लेकिन मैं उनको बताऊंगी कि धर्मनिरपेक्षता यानी कि राज्य जो होता है वो किसी भी धर्म को यानी कि किसी धर्म के पक्ष में नहीं है। और जो मतलब जो समाज में लोग रह रहे हैं वो भी मतलब किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उन पर कोई भी मतलब ऐसा प्रतिबंध, मतलब इस तरीके से सर मैं उनकी समस्या को पूरा ये करती। पर हालांकि ऐसी कभी सिचुएशन आज तक के बनी नहीं। ऐसे 2-4 स्टूडेंट जो थे
पर वो भी मतलब आप जैसे सेकंड ईयर में आए तो वो भी काफी मतलब उसमें भी काफी सुधार आ गया मतलब और पढ़ा। जब आप पढ़ाते हो तो आपको आत्मसंतुष्टि मिलती है और ज्यादा आत्मसंतुष्टि जब मिलती है जब आपके पढ़ाए हुए छात्र छात्रा अच्छा करते हैं। हाँ सर, बहुत खुशी मिलती है। कि और वो जब मतलब जिस क्रॉस क्वेश्चन वगैरह भी करते हैं ना, तब भी उनको मतलब अच्छे से पूरा बताने की मैं कोशिश करती हूँ, और कभी मेरे से नहीं बना तो मैं मतलब नेक्स्ट दिन पढ़ के आके फिर बताती हूँ, क्या अच्छे से बताती हूँ। मतलब आप अपने छात्र छात्राओं के साथ ऑनेस्ट भी है ना? मतलब उनको बोल देते हो कि आज मुझे नहीं आ रहा है, कल मैं बताऊंगी, राइट? हाँ, पर मैं बताती जरूर हूँ। और मतलब उन्होंने जो पूछा वो मैं पूरा डिटेल बताती हूँ। कभी ऐसा होता है कि वो सब्जेक्ट से पूछे तो वो तो मैं तुरंत ही बता देती, पर कभी कभी कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जो अदर सब्जेक्ट से भी पूछ लेते हैं कि मैम हमें, कि जैसे कभी वो साइंस से पूछ लेंगे तो मतलब उसमें थोड़ा उनको बताना पड़ता, क्या तब फिर ऐसी सिचुएशन में पढ़ कर आना पड़ता है, क्योंकि बहुत ग्रेजुएशन में मेरा बायो था सिर्फ, प्लेन बायो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आप असिस्टेंट प्रोफेसर को तो रोज देखती है क्योंकि गेस्ट फैकल्टी हो आप, वहाँ पे परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर को भी देखती होगी, है ना? जी जब आप परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओगे तो गेस्ट फैकल्टी से और ज्यादा क्या कर पाओगे, मतलब जो अभी नहीं कर पा रहे? सर, मैं अधिक से अभी मैं रिसर्च नहीं कर पा रही हूँ सर। रिसर्च नहीं कर पा रहे हो? हाँ सर, क्योंकि क्यों अभी नहीं कर मैं पा रहे हो, क्या अड़चन आ रही है रिसर्च करने में आपकी? सर मैं सो कि मतलब थोड़ा जेआरएफ क्वालिफाई हो जाता है तो फिर मतलब थोड़ी फाइनेंशियल भी मतलब सपोर्ट हो जाता है सर, तो उसके लिए मतलब थोड़ा मैं स्कॉलरशिप वगैरह के थोड़ा मतलब कि, और मैं एक, जैसे आप जी जी जी, सही। और सर मैं मतलब एक अच्छी यूनिवर्सिटी से भी करना चाहती हूँ। नहीं, जैसे अभी आप जी गेस्ट फैकल्टी के साथ साथ भी तो आप थे ना, क्योंकि फाइनेंशियल तो आपको सपोर्ट मिल ही रहा है, गेस्ट फैकल्टी की सैलरी तो आ ही रही होगी ना, जी तो उसके साथ साथ आप किसी यूनिवर्सिटी से कर सकते थे, तो क्यों नहीं की करा आपने वो? सर, पर उसमें मतलब ये है कि मतलब थोड़ा फिर मैं पढ़ाई पे उतना ये नहीं कर पाऊंगी सर, अभी सिर्फ गेस्ट फैकल्टी भी मैंने न्यू ज्वाइन की है, तो मैं मतलब बच्चों पे अभी तो सबसे मेरा मेन फोकस है कि मेरे स्टूडेंट को एकदम अच्छे से पढ़ा पाऊँ। ओके। ये गेस्ट फैकल्टी आपका एमपी हायर एजुकेशन से है या फिर जन भागीदारी से गए हैं आप? सर, एमपी हायर एजुकेशन से, मैं जन भागीदारी से नहीं पढ़ा रही, शुरू अच्छा, से हायर एजुकेशन पे, 2021। हायर एजुकेशन से है ना? जी जी जी। ठीक है। जी, तो अभी सर से बात हुई है सर, मेरा सर? हाँ सर, बात हुई है। आपने 2024 वाला भी मैच दिया था क्या? नहीं, मैंने 2024 वाला नहीं दे पाई थी, वो मेरे को थोड़ी स्क्राइब की थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, तो मैं मतलब यूपीएससी का प्रीलिम्स निकला था, पर जो मतलब मैंने 12th पास एक मेरी स्टूडेंट थी बीए फर्स्ट ईयर की, तो उसको ना मतलब एग्जाम के एक दिन पहले ही पैरालिसिस अटैक आ गया था मेंस का, तो मतलब उसमें फिर स्क्राइब चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं था, तो इसलिए मैं दे नहीं पाई थी। एमपीपीएससी तो दिया ही नहीं था, और यूपीएससी का प्रीलिम से क्वालिफाई हुआ था मेरा इस बार। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था, अभी 21 अक्टूबर से 26 अक्टूबर जो मैच चले हैं ना, 2024, ये मैंने दिया था, तो मैं इस बारे में पूछ रहा था। 23 वाला तो मैंने भी दिया था, फाइनेंस एमपीएससी का। जी जी, नहीं मैंने नहीं दिया। ठीक है, भैया की मैं भी कर रहा अच्छा, ऑल द बेस्ट सर, इस बार आप प्राप्त हो जाए। हूँ। साथ आप अगर दोनों एक साथ जॉब आपकी लग जाती हैं तो आप किसको प्रेफर करोगे? अगर सर जी मुझे वहां पे एसटीएम की पोस्ट मिली, हम आपको ज्वाइन करता या फिर नायब तहसीलदार, और अदरवाइज फिर उसमें कोई अन्य पोस्ट मिलती है मुझे तो फिर असिस्टेंट प्रोफेसर को ही ज्वाइन करता है। अच्छा, जैसे कि पार्टी सहकारिता निरीक्षक,
अन्य पोस्ट है उनको ज्वाइन नहीं कर लिया। अच्छा, उसकी जगह आप असिस्टेंट प्रोफेसर प्रेफर करोगे, राइट? हाँ और एसडीएम वगैरह के लिए आप वहां जाएंगे आओगे? हाँ, लेकिन मुझे अंदाजा है कि शायद मैं तहसीलदार तो शायद मेरे जहाँ तक अंदाजा इस बार हो जाएगा। हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, मैदान बहुत अच्छा लगता है। असिस्टेंट प्रोफेसर एक शांति की जॉब है और बहुत मतलब शिक्षा से जुड़ी हुई जॉब है। तो खैर देखो आपके ऊपर डिपेंड, मैं तो अपनी सोच से बता रहा हूँ, आपकी अपनी सोच है। जो भी आपका निर्णय हो वो आशा करता हूँ अच्छा होगा। लेकिन ये आपका जो फैसला है कि ये पोस्ट अगर हमें मिली फ्रॉम असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन करें, ये अच्छा है ना? ये जी हो गई। तो अच्छा, आप हो गए एक हिस्ट्री के, राइट? यस, और फिर आप कौन से हो, कौन से सब्जेक्ट से हो? बॉटनी है सर। आप कंप्लीट कर गया है, आप ऑप्शंस का होते हैं। अभी आए थे कि चले गए? अच्छा, उनका बॉटनी कंप्लीट हो गया? नहीं, मेरा बॉटनी नहीं, बॉटनी रुचि कोई भैया का बॉटनी है, सिर्फ भैया का। कमलेश जी का आपको क्या बता रहे हो? हाँ हाँ, ठीक ठीक, और ये हिंदी है उनका। हिंदी तो हिंदी साहित्य है। ठीक ठीक ठीक। तो सर से बात हुई कि मैं कंटिन्यू करूं? बात हुई है, आप कंटिन्यू करो थोड़ा सा। जी, ओके। तो नेहा जी से आज बात करके बड़ा अच्छा लगा मुझे और गर्व भी महसूस हो रहा है। हाँ, अपने पास सर बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट है सर, राइट राइट। है ना? देखिए आप सब लोग इतना समझ लीजिए कि जो इंटरव्यू है वो कई बार हम लोग बहुत उसको अलग अंदाज में लेते हैं, जबकि इंटरव्यू का मतलब सीधा सीधा ये है कि आप जो है वो आप वहां पे दिखाएंगे। जैसे मैंने इनसे क्वेश्चन किए, इन्होंने सच सच सब कुछ बताया। आप भी कोशिश करें कि हम बिल्कुल अपने टू द पॉइंट रहें, कभी अ, उसको मैनिपुलेट ना करें अपनी बात को, और जितना ऑनेस्ट हो सकते हो 100% ऑनेस्ट रहिए, जो है वो बात बताइए। अगर आप नहीं आ पा रहा है तो उसका जवाब जो है वो आप सॉरी भी बोल सकते हो मुस्कुराहट वाले अंदाज में, और बिल्कुल टू द पॉइंट रहिए, मतलब यही हमें आता है। और नहीं भी आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इंटरव्यू मतलब कोई डराने वाली चीज तो है ही नहीं है। जैसे आप वहां पे बैठोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, वो तो बहुत ज्यादा फ्रैंक होंगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। किसी ने अगर इंटरव्यू फेस किया हो तो मेरे को बता सकता है। विकास ने भी शायद इंटरव्यू फेस नहीं किया, राइट? किसी ने किया क्या इंटरव्यू इंटरव्यू फेस? नहीं किया। नेहा आपने किया है? नहीं सर। अभी तक एक भी बार इंटरव्यू नहीं दिया? नहीं सर। थोड़ा डर लग रहा है अंदर से कि नहीं लग रहा है? सर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। अच्छा, किस बात का डर लग रहा है, मतलब क्या लग रहा है आपको? सर लग रहा है सर कि वहाँ क्या पूछेंगे, कैसे क्वेश्चन करेंगे, तो जैसे लग रहा आप मुझे जवाब दे रहे थे, ऐसे ही आपको वहां देना जवाब, है ना? है। सब्जेक्टिव तो आपका है ही ना, जो वो पूछेंगे सब्जेक्ट से, जो वो जितना आए उतना बताना है आपको। जी सर। और बाकी जैसे आप रोज यहाँ पे हमसे बात करोगे, दूसरे सर आएंगे उनसे बात करोगे, तो आपकी कहीं ना कहीं यहीं से एजुकेशन शुरू होती है ना? क्या आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है? विकास आपने क्या हेडफोन लगा रखा है क्या? नहीं आ रही है आपकी? अब हटा रही है सर, अब आ रही है सर। अब आ रही अब है, आ अब रही आ है। रही है। हेडफोन से नहीं आ रही थी आपकी आवाज। हाँ, तो हाँ, आप बताइए क्या कह रहे हो आप? सर मैंने भी ऐसे बीएससी जी बीएससी ग्रेजुएशन किया था। जी। तो सर क्या ऐसे बीएससी सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, या इतिहास से पूछे जाएंगे? नहीं नहीं, इतिहास से पूछे जाएंगे जहां तक है, पीएससी से नहीं, वहां के बराबर, मतलब
अगर चले जाए तो चले जाए, वैसे वो पॉसिबिलिटी है नहीं। बट मैंने बायोलॉजी दिया था उसमें, तो मेरे हो सकता है कि उसे भी रिवाइज करूं क्या? नहीं नहीं नहीं, मेरे हिसाब से तो वो नहीं जाएंगे। पीजी में जो तो सच में क्लियर है, लेकिन डिस्टर्ब तो फिर भी कर रही है। पूरे टोटली हटा दी। नहीं, इसकी आवाज कम हो गई है, अभी आज सही आ रही थी। नहीं नहीं, अब सही नहीं है, अब कम आ रही है बहुत ज्यादा। ओके सर। अभी सही आ रही है। ओके सर। अच्छा, विकास ग्रुप में आपने क्वेश्चन पूछा था, ये है ना आज का? क्या सर? नहीं, तुमने पूछा था वो इंग्लिश अच्छा, वाले। प्रदुम ने पूछा था शायद। Where do you see after? यस यस। तुमने पूछा था। सर हाँ विकास जी, अब आप बताइए आपका क्या क्वेश्चन। मैंने ये पूछा था सर, तो मैंने ग्रेजुएशन यूएस से मतलब बायोलॉजी से किया। हाँ अच्छा, वो तो मैंने आपको जवाब दे दिया था, और कोई क्वेश्चन था इसके अलावा? सर हमारा वहाँ क्वेश्चन था, इम्यूनो एस्क्यूलर है क्या? जी सर, आज वॉइस क्या है मतलब जैसे आप तो सही रही है, बस कभी कभी फट सी रही है, फर से की आवाज आ रही है। तो हाँ, और जब आप वो हटा रहे हो शायद हेडफोन, तो बहुत कम हो रही है, ऐसा कुछ है। हाँ सर। हाँ आप सही है, बहुत अभी सही है। सही सही है। ओके सर। जी जी, ये बिल्कुल सही। हमारे कम से एक फीट दूर कर दिया है जो माइक होता है उसको। हाँ हाँ, अपना कैमरा ओपन करो जरा विकास, ओके हो सके तो। एक मिनट। क्या हुआ? वेरी गुड। सही है सर आप? हाँ बिल्कुल। हाँ सही है। हाँ, तो विकास अभी तक जो आप हिस्ट्री वगैरह से रिवाइज कर लिए हो ना अपने सब्जेक्ट? सर जी वो रिवाइज कर दिया है, लेकिन उसके जो भी फैक्ट वगैरह हैं सिस्टम उनको फिर से रिवाइज कर रहे हूँ। ओके, कितने समय देते हो आप? तो हमारे हमारे बीच सर जुड़ चुके हैं, सोम श्रीवास्तव जी, और ये आपके हिस्ट्री के ही सर है। इन्होंने, सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार। नमस्कार सर। गुड इवनिंग सर। सर आपका ही वेट हो रहा है, और लगभग तीन स्टूडेंट है अभी फिलहाल में। माइक म्यूट है सर। माइक माइक आपसे कभी फेस की हो तो थोड़ा लेट हो गया। कोई दिक्कत नहीं सर। तो सर बाकी इनको आप कर दीजिए। जी, जी शुरुआत करें क्या सर? अभी आपने स्टार्ट किया? जी स्टार्ट कीजिए। विकास इंट्रो से स्टार्ट कीजिए आप। कैसा? हाँ सर। कैमरा भी तैयार है और विकास जी भी तैयार है ना? बिल्कुल सर। यस सर। चलिए ओके। शिवम सर, ये विकास है, विकास जादव, इतिहास सब्जेक्ट से हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इंटरव्यू के लिए भी क्वालिफाई हुए हैं, तो उन्होंने मेंस भी लिखा है, एमपीपीएससी मेंस भी लिखा है, और इनके बारे में थोड़ा सा परिचय ये खुद ही बताएंगे, उसके बाद फिर आप अपने प्रश्न शुरू करें। विकास अपना परिचय शिवम सर को दीजिए जरा, फिर वो आपके प्रश्न शुरू करें। नमस्ते सर जी। सर जी मेरा नाम विकास है। नमस्कार। नमस्कार जी। मेरा नाम विकास है और मैं मुरैना डिस्ट्रिक्ट की सवरगढ़ तहसील का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सवरगढ़ से ही कंप्लीट की और अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन भी सवरगढ़ से कंप्लीट किया है। 2023 में मैंने नेट क्वालिफाई किया और 2024 में असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा क्वालिफाई की और मैं फ्यूचर में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता हूँ। मेरी हॉबी में बच्चों को पढ़ाना और इसके अलावा चेस खेलना है। सबसे पहले जो इंटरव्यू कर रहे थे आप सर? हाँ जी सर, मैं उस समय था।
टाइम हो गया सर जी, आपकी आवाज कट रही है। क्या हमारा जैसे वाले इंटरव्यू में क्या हमारा आपका हुआ था कुछ कन्वर्जन इंटरव्यू हुआ था क्या? हाँ सर, हाँ सर जी हुआ था उस समय। आपने क्वेश्चन पूछे थे मुझसे। हाँ, मैंने कोशिश की थी। ओके, मैं समझ गया। तो विकास जी, जैसा कि आपने मुझे बताया है कि आपकी पढ़ाना आपकी हॉबी है, तो है ना? तो जैसे आप सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री रहता होगा। हाँ यस सर। आप मुझे ये बताएं कि इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत बड़े संगठक के तौर पर या संगठनकर्ता के तौर पर आप किसको देखते हैं? सर महात्मा गांधी जी को देखता हूँ। महात्मा गांधी जी, ठीक है। जैसा कि सर उन्होंने जब हमारे देश में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उस समय उन्होंने जनमानस को जिस तरह से जोड़ा था अपने साथ, चाहे वो असहयोग आंदोलन हो, चाहे वो सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, चाहे भारत छोड़ो आंदोलन हो, उस समय उन्होंने सभी व्यक्तियों को, सभी देशवासियों को अपने साथ जोड़ा था और उनका नेतृत्व ही किया था अच्छे से। विकास जी, जैसे एक तरफ ये चलता है कि जैसे हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन है, हम ऐसा मानकर चलते हैं कि जो हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन है वो बिना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के संपूर्ण यानी कि कंप्लीट नहीं है। अदरवाइज हम एक ऐसी कंडीशन डालें कि मान लीजिए महात्मा गांधी जी नहीं होते इस आंदोलन में, तो क्या ये आंदोलन प्रभावित होता? सर जी, एक काल्पनिक तथ्य है और मैं काल्पनिक तरीके से ये कहना चाहूँ कि गांधी जी में होते तो शायद हमारे आंदोलन की दिशा और दशा कुछ और हो सकती थी। हालांकि हमारे पास ऐसे भी लीडर्स थे जो हमें आजादी तो दिलवा ही देते, लेकिन हमारी जो आजादी लेने का तरीका शायद वो डिफरेंट हो सकता था कहीं ना कहीं। क्या हो सकता है कि यही तरीका हो सकता है? ठीक है विकास जी। विकास जी, आप ये बताएं कि आदर्शवादी और आशा पालक में क्या फर्क है? सॉरी सर, मुझे इसका आंसर नहीं पता। ठीक है। हेलो, नहीं ये वो है बॉटनी के सर। हाँ, नहीं नहीं वो नहीं है। हाँ, विकास जी, आप एक बात बताइए कि जैसे कुछ वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट आपका कैसा है? सर जी, मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ा है, लगभग ठीक है। ओके, तो थोड़ा बहुत आप मुझे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में बताएंगे? जी हाँ सर। सर जी, फ्रेंच रेवोल्यूशन ये फ्रांस में घटित हुई थी, जिसमें सन 1782 की ये घटना है। इस समय फ्रांस में जो राजतंत्र था हुआ, उस समय जो वहां की स्टेट थी और इसके अलावा जो अभिजात वर्ग था और एक जो निम्न वर्ग या कृषक वर्ग, इस तरह से ये 3 समूह में बटा हुआ था, जिसमें से सबसे ज्यादा कर का बोझ जो निम्न वर्ग, किसान वर्ग या जो उनके सहयोगी कृषक शिल्पकार, उनके ऊपर था। और जबकि अन्य 2 वर्ग थे जो अभिजात वर्ग, उनको टैक्स नहीं देना पड़ता है। इसके कारण ये क्रांति फ्रांस में हुई थी, जिसमें समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा दिया गया था। इस क्रांति के बाद ही फ्रांस में जो राजतंत्र था उसको समाप्त कर दिया गया था। लेकिन कुछ समय बाद ही फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट ने सत्ता को हथिया लिया था और जो क्रांति हुई थी वह क्रांति एक तरह से नेपोलियन के राजतंत्र के रूप में। आप ये बताएं, फ्रेंच रेवोल्यूशन में तत्कालीन सम्राट लुई 16 की भूमिका क्या है? आप उस भूमिका को किस प्रकार से देखते हैं? सर जी, लुई 16 का एक प्रयोग्य शासक था, जिसने फ्रांस में जो चल रही उस समय की समस्याएं थी,
जैसे कि फाइनेंस की समस्या, उसको ना तो हैंडल किया था और ना ही अच्छे ढंग से देखा था। इसके अलावा इनकी जो पत्नी थी, अ, उन्होंने जब भीड़ उनके पास गई थी, तो उन्होंने खाने के लिए बोला, तो इन्हों की एक गलत टिप्पणी थी कि अगर खाना नहीं है तो ब्रेड खा लीजिए, रोटी नहीं है तो ब्रेड खा लीजिए। इस तरह से वहाँ की जनता काफ़ी ज़्यादा भड़क उठी और जनता को ऐसा लगा कि जो प्रेसिडेंट का जो किला था, वहाँ पर जो राजा है, उसने काफ़ी ज़्यादा खाना छिपा रखा है और राजा बाहरी जो देश है, उनकी मदद लेने के लिए तैयार है, जिससे कि वो फ्रांस में जो क्रांति है, अच्छा, आप ये बताएं कि जैसे कि मान लीजिए आपका जो विषय है, अगर आपको उसके विपरीत कोई विषय दे दिया जाए, तो फिर आप अपने आप को किस तरीके से देखते हैं? आप अपने आप को प्रेजेंट किस तरीके से करेंगे? सर जी, जितना मेरा हिस्ट्री पे कमांड है, उतना ही पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, लगभग सभी सब्जेक्टों पे बराबर मेरी कमांड है, लेकिन हिस्ट्री को मैं एक आनंद के साथ पढ़ता हूँ और पढ़ा सकता हूँ, बस ये अंतर है। आप में ऐसी कौन सी कमजोरियां हैं जिनका ठीक होना बहुत जरूरी है असिस्टेंट ऑफिसर बनने से पहले? समयों के साथ असिस्टेंट ऑफिसर आप बन जाते हैं, तो हो सकता है कि शिक्षा में कुछ चीजें छूट जाएं या उनका कुछ अनुचित प्रभाव पड़े शिक्षा पर। सर जी, मेरी सबसे बड़ी मतलब प्रॉब्लम है वो ये है कि जब मेरे ऊपर ऐसे पढ़ाई का लोड होता है, तब मुझे खाने की शुद्ध नहीं रहती, याद नहीं रहती, तो मेरी तबीयत सी खराब होने लगती है। तो मुझे लगता है कि ये मतलब मुझे ज्यादा इसे संभालने की आवश्यकता है, असिस्टेंट प्रोफेसर के पहले भी और बाद में भी, जिससे कि मैं सही से अध्ययन और अध्यापन कर सकूं। एक आपसे प्रश्न और करता हूँ, राष्ट्रवादी जैसे आपने देखा होगा कि कुछ टाइम से, जैसे आप इतिहास को देखेंगे या फिर आप समाज में देखेंगे या सोशल जो समाचार एजेंसी है उनके माध्यम से भी आप देखेंगे, तो इतिहास में एक आप राष्ट्रवादी की विचारधारा या धारा को आप देखते हैं। तो ये राष्ट्रवाद के इसमें दो प्रश्न है आपसे। पहला तो ये है कि राष्ट्रवादी क्या है और राष्ट्रवाद की विचारधारा को आप किस तरीके से सीखते सर, एक ऐसी विचारधारा है जिसमें जो राष्ट्र होता है, उसके प्रति लोगों की भावनात्मक रूप से लगाव या चाहत या जुड़ाव होता है, और राष्ट्रवादी विचारधारा वह विचारधारा है जिसमें जो राष्ट्रीय इतिहासकार होते हैं, वह अपने राष्ट्र के गौरवशाली या वैभवपूर्ण इतिहास खान करते हैं, और वे अपने राष्ट्र की जो भी क्षणियां होती हैं, उनका एक तरीके से अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन करते हैं सबके सामने, और उन्हें इसको महान बनने की कोशिश करते हैं कि मतलब राष्ट्र ही सर्वोपरि है। और इसके अलावा जो अन्य दृष्टिकोण है इतिहास के, जैसे कि उपनिवेशवादी या साम्राज्यवादी, इनका खंडन करते हैं। कुछ राष्ट्रवादी इतिहासकारों के आप नाम बताएंगे? अच्छा, एक केपी जायसवाल जी हैं, जो कि राष्ट्रवादी इतिहासकार, और इसके अलावा हमारे जो बाल गंगाधर तिलक थे, वो भी एक राष्ट्रवादी इतिहासकार है। कन्हैया लाल माणिकलाल मंसी की विचारधारा राष्ट्रवादी है या नहीं है? सॉरी सर, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। लास्ट उसके बाद आपके तथ्य आपसे आप मुझे शेरशाह सूरी के केवल प्रशासनिक कार्यों के बारे में थोड़ा बताएंगे? जी हाँ सर, शेरशाह सूरी सन 1540 से 1545 तक उसने भारत भूमि के ऊपर शासन किया था। इसके प्रशासनिक कार्यों में इसने अपने प्रशासन को सरकार हुआ इस तरह से विभाजित किया था प्रगणों में, जिससे कि प्रशासन को अच्छे तरीके से चलाया जा सके। इसके अलावा इन्होंने शरायों का भी निर्माण किया था, और इसके अलावा इन्होंने जो बंगाल है उसको
सबसे ज्यादा जो सरकारें होती हैं उनके अंदर डिवाइड किया था। और प्रशासन में इनके समय पे जो इतिहासकार हैं उनका कहना है कि जो भी शेर शाह की प्रशासनिक व्यवस्था थी उस समय कोई अगर एक वृद्ध महिला भी अनजान सुनसान राहों पर पानी का थैला लेके चली जाए तब भी कोई भी उसे चोर लुटेरे उचक के मतलब कुछ भी नहीं कर सकते। और इनका प्रशासन एक तरह से सुसंगठित और केंद्रीयकृत था। क्या हम ऐसा मान के चल सकते हैं कि भारतीय प्रशासन में सिविल गवर्नर का मतलब होता है ऐसे गवर्नर जिनका फौज से कोई लेना देना नहीं है। तो क्या हम ऐसा मान के चल सकते हैं कि सिविल गवर्नर का जो प्रावधान है क्या शेरशाह सूरी के शासन काल से ही आया या नहीं? जी सर, के बारे में मुझे अभी कोई जानकारी ठीक है, ठीक है सर। बाकी आप बाकी एक क्वेश्चन वापस से करें सर। सर हिस्ट्री के और देख लेते हैं अभी पहले तो हम, क्योंकि क्लास रुपेश बॉटनी है, नेहा पॉलिटिकल साइंस से, राजू चतुर्वेदी सर हैं। सर हिस्ट्री के ओनली एक ही कैंडिडेट जुड़े हुए हैं आज। ठीक है, के बारे में थोड़ा सा फीडबैक। हाँ, और नेक्स्ट टाइम इसकी तैयारी करके आना है तो थोड़ा सा ही बता दीजिएगा। विकास से हमारी पहले भी बात हुई थी। विकास ने बहुत अच्छे आंसर मुझे पहले भी दिए थे, इस बार भी उन्होंने मुझे बहुत अच्छे आंसर दिए। मैं आपसे प्रभावित हूँ जिस प्रकार से आप जो निर्भीक होके आप जो जवाब देते हैं और जो क्वेश्चन आपको नहीं पता होते वहां बोल देते हैं कि इसकी जानकारी मुझे नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप और फ्लो में आप उसके आंसर गलत दे देते हैं, तो ऐसा नहीं है। ये दो चीजें आपकी ठीक है, अच्छी है काफी। लेकिन जैसे कि आपको थोड़ा राष्ट्रवादी जो इतिहास है इसमें जो इनके जो लेखक लेखक है या इनके बारे में थोड़ा इनको आपको पढ़ना चाहिए। बाकी मैंने आपसे हर तरह का क्वेश्चन मैंने किया है, एंशियंट हिस्ट्री से भी किया है, मॉडर्न से भी किया है। इस प्रकार के क्वेश्चन आप वैसे ठीक है, थोड़ा राष्ट्रवाद के इतिहास को और इतिहासकारों को थोड़ा ध्यान दीजिए क्योंकि एक नॉलेज में कोई ओके शिवम सर, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, काफी टाइम से फोन कर रहे हैं, बहुत बिजी चल रहे हैं सर अभी तो। थैंक यू सो मच। मेरे शिवम सर तो खैर मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ, जी मेहनती है। ओके सर, थैंक यू। सर गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट। राघवेंद्र सर हमारे बीच में डॉक्टर राजू चतुर्वेदी सर जुड़ चुके हैं और वर्तमान में अभी छत्रसाल यूनिवर्सिटी में छतरपुर में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की पद पर पदस्थ हैं और बोटनी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं। हम्म। साल जो नमस्कार राजू चतुर्वेदी सर जी। हेलो। जी नमस्कार सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। आप चाहे तो माइक सॉरी कैमरा ओपन कर लीजिए और बोटनी सब्जेक्ट के दो ही स्टूडेंट हैं, रूपेश जायसवाल देन ईसा। जी जी ओके सर। आपका कैमरा अगर ओपन जी, आर यू रेडी रूपेश? यस सर। ओके, आप भी अपना कैमरा ओपन कर लें रूपेश। ईसा अपना सॉरी अपना नेटवर्क सही है आपके इधर? हेलो। ठीक है, यस सर, अभी वाईफाई कनेक्शन लिया है। ओके ओके।
गुड इवनिंग सर, कैसे हैं आप? बढ़िया है सर। आपका सर ये थोड़ा सा कैमरा को रोटेट कर लीजिए सर। अपने को थोड़ा ऐसे कर दीजिए आप, थोड़ा कैसे जो है वो मेरा खैर अभी एफपी सेट की क्लास में ले लूं क्या ये सर जब तक कंटिन्यू हाँ सर, करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल आप उसकी क्लास अटेंड कर लीजिए। थैंक यू सर। जी सर, अब सही है। रूपेश और ईसा हमारे बीच में डॉक्टर राजू चतुर्वेदी सर जुड़ चुके हैं और छत्रसाल यूनिवर्सिटी छतरपुर से मैं भी असिस्टेंट प्रोफेसर की पद से कार्यरत है और बॉटनी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं। तो सबसे पहले राजू चतुर्वेदी सर नमस्कार, और आपके सामने अभी रूपेश जायसवाल अपना इंट्रोडक्शन देने जा रहे हैं। और ऑलरेडी आप जानते ही हैं कि इनका इंटरव्यू लगभग जनवरी के मंथ तक जा सकता है। अभी डेट फाइनली डिक्लेयर नहीं हुई है। तो रूपेश जी अपना इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कीजिए आप। मेरा नाम रुपेश जायसवाल है। मैंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद में न्यू क्रिश्चियन कॉलेज जो कि प्रयागराज में है बीएससी किया, जो बीजेपी से था, लेकिन फाइनली मेरा बॉटनी जूलॉजी से रहा है फाइनल ईयर। फिर एमएससी में मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से कंप्लीट किया है पोस्ट ग्रेजुएशन, और 2020 में जब एमएससी में कर रहा था तो फाइनल सेमेस्टर में मेरा लाइफ साइंस से क्वालिफाई हुआ था। फिर 2021 मेरा गैप रहा है। 2022 में मैंने एडमिशन लिया है सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी में एज ए रिसर्च स्कॉलर। आपका पीजी में स्पेशलाइजेशन क्या था? पीजी में स्पेशलाइजेशन से मेरा ब्राउज है। अभी आप प्रोजेक्ट में रिसर्च स्कॉलर है। हाँ सर। आईडीसी वगैरह हो गई कि नहीं हुई? सर आईडीसी हो गई है। 2022 में मेरा एडमिशन हुआ था और 2023 में आईडीसी मेरी हो गई थी। ओके, क्या टाइटल है आपका, क्या टॉपिक है आपका रिसर्च में? सर मेरा टॉपिक रिसर्च में है इंडिजिनस अप्रोचेस टुवर्ड्स बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्रतापगढ़। डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्रतापगढ़ है एक्चुअली सर। मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। क्योंकि आप प्रतापगढ़ से हैं, आप कुछ जी प्रतापगढ़ के बारे में मुझे बताएंगे? सर, प्रतापगढ़ को अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से देखा जाए तो यहाँ एक सराय नहर है जिसमें हड़प्पाकालीन सभ्यता के कुछ अवशेष मिलते हैं यहाँ पे। और इसके ईस्टर्न जोन पे एक सई नदी बहती है जिसका यहाँ पे सेक्रेड रूप से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। और जब इसके ईस्टर्न जोन पे जाते हैं आप, गंगा नदी बॉर्डर बनाती है इलाहाबाद से और इससे प्रतापगढ़ से। और गंगा नदी के बॉर्डर पे एक और सेक्रेड स्थल मिलता है जिसको हौदेश्वर नाथ धाम के नाम से जाना जाता है। प्रतापगढ़ आंवले के लिए काफी फेमस है। वहाँ की बायोडाइवर्सिटी के बारे में कुछ बताइए। सर वहाँ की बायोडाइवर्सिटी जो कि अगर इसके हिसाब से देखेंगे फॉरेस्ट तो देहरादून का इंस्टीट्यूट है उसके हिसाब से देखेंगे तो लगभग 0.31% के आसपास उसकी बायोडाइवर्सिटी आती है। उसका रीजन है यहाँ का जो क्लाइमेट है वो थोड़ा सा सेमी एरिड की तरफ में मूव कर जाता है। और दूसरा रीजन है यहाँ पे उससे पत्ती बड़ी लंबी है। जो प्रतापगढ़ का मेन डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे मेन डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे उससे पत्ती बहुत लंबी है, जिसकी वजह से यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी काफी कम है। इसके लिए आप क्या कर सकते सर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के अप्रोचेस को लिया जाए तो एक तो हमें जो इंडिजिनस अप्रोचेस हैं, जो इंडिजिनस रूप से चली आ रही है मान्यताएं, उनको फॉलो करते हुए भी हम एक उनका बचाव कर सकते हैं। यहाँ दूसरी चीज है कि यहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से क्लाइमेटिक जो कल्टीवेशन है, जो खेती है, हम उसकी तरफ जा सकते हैं ताकि यहाँ का वाटर लेवल मेंटेन रहे। वाटर लेवल अगर मेंटेन रहेगा तो शक्ति जो प्लांट्स है उनकी ग्रो करने में आसानी हो रहेगी। तो ओसर लैंड है जिस क्षेत्र का, हमें पूरा इंडस्ट्रियल से उधर करना चाहिए
क्योंकि इंडस्ट्रियल शिफ्ट अगर उधर होता है तो बाकी की जो लैंड्स होती हैं उनमें उसर होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफी कम हो जाएगी। और प्लांटेशन अगर हम हेवी करेंगे तो रेनफॉल भी थोड़ा बेटर हो जाएगा। ग्राउंड लेवल का जो वाटर रिलेशन है वो थोड़ा कम हो जाएगा। आपने कुछ अभी तक रिसर्च पेपर पब्लिश किए क्या? सबसे फेक रहा है अभी तक। टाइटल बताइएगा किस पे आपने किया रिसर्च पेपर पब्लिश? सर हर्बेसियस फ्लोरा प्रतापगढ़ था, जिसमें हर्बेसियस फ्लोरा एग्जैक्ट जो सेमीकॉलन है एग्जैक्टिक स्पीसीज चेंजिंग द बायोडाइवर्सिटी। उसका रिजल्ट क्या रहा? रिजल्ट ये था सर कि एक इस पे प्रतापगढ़ का जो फ्लोरा रहा है उसमें पहले से एक इन्वेंट्री है 2006 या 7 के आसपास की, और उसमें से अभी के हिसाब से देखा जाए तो लगभग में 48 स्पीसीज जो है वो नहीं है, जिसमें 64% के आसपास की स्पीसीज जो है वो एक्जोटिक जो चेंज आए हैं। एक गुड रिसर्च स्कॉलर कैसा होता है? एक गुड रिसर्च स्कॉलर के अंदर सबसे पहली चीज धैर्य तो होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं और मे भी आपके पास में वो रिजल्ट नहीं होता है, आपको खाली हाथ वापस आना पड़ता है। सबसे पहली चीज धैर्य आपका अच्छा होना चाहिए। दूसरी चीज ऑब्जर्वेशन आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जर्वेशन के बिना आप बाकी मार्किंग नहीं कर सकते हैं। तीसरी चीज आपका जो सब्जेक्ट का नॉलेज है वो बेहतर होना चाहिए। आपकी जो फील्ड है उसमें नॉलेज आपकी बेहतर होनी चाहिए, ताकि आप लिटरेचर रिव्यू करके जो पहले के एग्जिस्टिंग लिटरेचर है आप उनसे कंपेयर करके आप अपना रिजल्ट जो रिजल्ट है वो बेहतर कर सकते हैं। कुछ तरीके से है ये एक रिसर्च स्कॉलर की ट्रेनिंग पॉलिटिशियन की। रिसर्च स्कॉलर्स को क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है रिसर्च टाइम पे? रिसर्च टाइम पे सर अगर आपके पास में आप जेआरएफ क्वालिफाइड है तो आपके पास फाइनेंस बेहतर रहता है, ये बेहतर चीजें होती हैं। और रिसर्च के तौर पे आपको फील्ड सर्वे में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं एज ए, अगर आप इन्वेंट्री पे जा रहे हैं तो उसमें से आप अगर पूरा पूरा प्लांट लेके आ रहे हैं वहां, जैसे जो मेरा फील्ड वर्क है उससे रिलेटेड अगर मैं बता रहा हूँ तो अगर आप प्लांट लेके आ रहे हैं, अगर उसको ड्राई करने में कहीं से भी थोड़ी सी भी चूक होती है तो वो खराब हो सकते हैं। थोड़ी सी भी मॉइस्चर कंटेंट थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है तो वो खराब होने की कंडीशन हो सकती है। क्योंकि मेरा घर प्रतापगढ़ पड़ता है और मैं सिद्धार्थनगर में इस टाइम में रहता हूँ, तो कभी कभी ट्रेवल में लाते हुए भी चीजें खराब होने के चांसेस रहते हैं। व्हाइटनिंग में अगर थोड़ी बहुत कंसंट्रेशन का इधर उधर होता है या हो सकता है कि जो केक पार्ट है उनके खराब होने के चांसेस या ब्लैकनिंग होने के चांसेस रहते हैं। क्या रिसर्च प्लान्स हाँ। बताइए कुछ हमें। रिसर्च प्लान्स में सबसे पहला तो मेरा था सर एसीटी से मिट्टी डाल दीजिए। और उसके बाद यहाँ का जो लोकल मेडिसिन नॉलेज है गांव स्तर पे उसको जो सब्जेक्ट कौन सा है? मेंटेन करना था। इन्वेंट्री प्रिपेयर करने के बाद में इन्वेंट्री इसलिए थी सर क्योंकि अभी आपने मुझे किया हुई ये मेरे गाइड का भी था। उसके बाद दूसरा था हमारा कि जो यहाँ ठीक पे है, तो लोकल एक काम कीजिए, मेडिसिन वहाँ होती पे हैं एरर आ रही होगी उस टाइम पे, तो मुझे इसी नंबर पे पेमेंट कर दीजिए 50% काट के। नॉलेज चली आ रही है कंजर्वेशन पॉलिसी है आपने डायरेक्टली ऐड कर दीजिए, ये एप्लीकेशन पे एक्सी देंगे आपको, पीडीएफ भी शेयर कर देंगे। हाँ, फोन पे कर दिए, स्क्रीनशॉट शेयर कर देना। ठीक। सॉरी सर, शायद आपका माइक ऑफ हो गया, इसकी वजह से आवाज नहीं है। माइक म्यूट होगा इसका। आप कंजर्वेशन के बारे में कुछ बताएंगे क्या? जी सर, बोले। तो अभी का पॉपुलेशन है और जो आगे होने वाला पॉपुलेशन है इंडिया का वो 50 करोड़ के आसपास है। 2050 जो एस्टिमेशन है, हम वर्ल्ड में नंबर 1 पे पहुंच गए हैं पॉपुलेशन में। जो जनगणना के हिसाब से तो नहीं, जो एक WHO के डेटा है या बाकी डेटा के हिसाब से हम नंबर 1 पे हैं। अभी सबसे बड़ा जो अब इससे आ रहा है बायोडाइवर्सिटी, जो इम्पैक्ट आ रहा है वो बायोडाइवर्सिटी पे काफी ज्यादा आ रहा है।
इसलिए क्योंकि आपको जगह चाहिए रहने के लिए इतनी सारी पॉपुलेशन के लिए, तो जो इंक्रोचमेंट है वो लगातार बढ़ रहा है। दूसरी चीज जो डेवलपमेंट के प्लान है उनमें काफी ज्यादा कमी है। हैबिटेट का बाइफर्केशन कर देना या कहीं ऐसी जगहों से रोड निकालना या रेलवे लाइन निकालना जो वहां के बायोडाइवर्सिटी को काफी सारा इम्पैक्ट कर सकती है, उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इसलिए ये जरूरी हो जाता है। और अगर आपको पूरा क्लाइमेटिक इन्वायरमेंट वैसे को वैसे बना के रखना है जैसे चला आ रहा है, ये हम रिसेंट में थोड़े बहुत एग्जाम्पल देख भी सकते हैं। पिछले 3 या 4 सालों में यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ ठंडी का जो लेवल है वो काफी कम हो गया था। फिर से आपकी ये 4 साल बाद वापस से ठंडी उसी रेंज में पड़ना चालू हुई है। 3 साल से पिछले बारिश नहीं हुई थी प्रॉपर तरीके से। फिर ये कि थोड़ा सा शायद ये एलिनो इफेक्ट की वजह से, अब लानिना इफेक्ट की वजह से वापस से रिकवर हो रहा है। और भी कई सारी समस्याएं हमें फेस करने को मिल सकती हैं। तो बायोडाइवर्सिटी सर्वेशन रिक्वायरमेंट सभी रिक्वायरमेंट है। प्रेजेंट में डब्ल्यूएचओ चेयरमैन कौन है? आप एक सब स्लाइड डब्ल्यूएचओ, ये किस पे काम करती है? ये किस पे काम करती है? इसके चेयरमैन कौन है अभी प्रेजेंट में? सर अगर मुझे सही से याद है तो इसके जो चेयरमैन है वो एंटेरियो गुटेरस है, और इसका काम जो डब्ल्यूएचओ का मेन है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, तो सारे जो हेल्थ सेक्टर है उन पे काम करना है। इस ऑर्गेनाइजेशन, जो ये ऑर्गेनाइजेशन है आपका डब्ल्यूएचओ, हाँ है ना, इस पे काम करता आपने क्या बोला? सर इसका काम मेनली काम इसका हेल्थ के लिए और होता है। ओके ओके, थोड़ा सा आप बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पे फोकस करिए, है ना। अब आते हैं अपन सब्जेक्ट पे आते हैं। सब्जेक्ट पे चलो बात करते हैं। जी आपका हिंदी मीडियम है इंग्लिश मीडियम है? सर बाइलिंगुअल रहा है क्योंकि जो बोलने की भाषा है हमारी हिंदी रही है, लिखने की भाषा इंग्लिश रही है। बॉटनिस्ट के बारे में थोड़ा सा आपसे पूछूंगा, है ना। Who is a botanist? बॉटनिस्ट जो मेरी नजर में वो हर इंसान है जो नेचर से कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है, चाहे वो किसान से लेके या ऊपर में जो मेडिसिन यूज करते हैं, आप हर्बल मेडिसिन यूज करते हैं जो गांव देहात में यूज की जाती हैं, तो सभी जिनका कनेक्शन बॉटनी से होता है वो सारे बॉटनिस्ट होते हैं मेरी नजर में। एक स्टूडेंट और बचा। What does botanist do? बॉटनिस्ट सर हिंदी में चल जाएगा अगर हाँ, पहले सुन लीजिए मेरा क्वेश्चन। What does a botanist do? बॉटनिस्ट का काम प्लांट का ग्रोथ, जो जर्मिनेशन है, उसके डेवलपमेंट है, उसकी जो लाइफ साइकिल है उसका कंप्लीट एनालिसिस करना है, उसके फिजियोलॉजिकल ग्रोथ को, बायोकेमिकल अप्रोच को उनको देखना है। बॉटनिस्ट का काम जो पैथोलॉजिकल वो आ रहे हैं उनको करना है। ये सारे काम एक बॉटनिस्ट करते हैं। क्या आप खुद एक बॉटनिस्ट है? सर अगर ईमानदारी से कहूँ तो पूरी तरीके से नहीं कह सकते, हम लोग एक फील्ड स्पेसिफिक हो जाते हैं लेटर ऑन। तो हम अगर मेरे परस्पेक्टिव में ये देखा जाए तो मैं बहुत हद तक से एक फील्ड टैक्सोनॉमिस्ट की तरफ जाता हूँ, एक बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशनिस्ट की तरफ। फुल नहीं ले सकते इसको। ओके ओके, व्हाट स्किल्स आर इम्पोर्टेंट फॉर अ बॉटनिस्ट? Skills are important for botanist. First is to observe plants and connect with plants. Second is to grow, आप उनको उगाइए, कंजर्वेशन की तरफ ध्यान दीजिए। और तीसरी चीज, अगर उसमें कोई भी पैथोलॉजिकल सिम्टम्स आते हैं या दिखते हैं आपको, तो जो और उनको दूर करने के लिए प्रयासरत होना चाहिए। चौथी चीज, आपके अगर आसपास में आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो उसमें आपके आसपास में चेंजेस आ रहे हैं कि उनसे सड़क होनी चाहिए। टैक्सॉन से आप क्या समझते हैं? टैक्सॉन वो हायरार्किकल लेवल है जो
किसी भी एक मेरिट को डिसाइड करता है। ऊपर से अगर आप आते हैं तो डिवीजन डिवीजन के बाद में क्लास ऐसे एक एक पर्टिकुलर सेक्शन डिसाइड होता है। ठीक। टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी के बारे में थोड़ा सा बताएं आप हमें। इम्पोर्टेंट सर एक बार रिपीट कीजिएगा तो। गामा टैक्सोनॉमी। सर ये मुझे नहीं याद है। टैक्सोनॉमी के बारे में आप क्या जानते हैं? टैक्सोनॉमी सर किसी एक टैक्सोनॉमी को कवर करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम नेचुरल तरीके से जा रहे हैं, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम के हिसाब से जा रहे हैं तो हम नेचुरल ये फॉलो करते हैं। ओके। डिफरेंस बिटवीन स्पीसीज एंड सब स्पीसीज। स्पीसीज एक अगर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन स्पीसीज का होता है तो रिप्रोडक्शन के बेसिस पे आप स्पीसीज को डिसाइड कर सकते हैं। फिर उसमें अगर कोई माइनर डिफरेंस आता है तो वो सब स्पीसीज में आते हैं। आपने भी एक शब्द यूज किया आइसोलेशन। यस सर। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन ये क्या होता है? एक स्पीसीज स्पेसिफिक फैक्टर्स होते हैं किसी भी स्पीसीज में जो उनको प्रिवेंट करते हैं किसी दूसरी स्पीसीज से मेट करके नए ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना जो कि फर्टाइल हो। और अगर ऐसा हो रहा है तो स्पीसीज को ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसके बीच में मेटिंग के बाद में बच्चे पैदा कर, और वो ऑफ स्प्रिंग अगर फर्टाइल है तो वो पूरी तरीके से नए स्पीसीज में काउंट किए जाते हैं। लेकिन अगर यही बैरियर बन जाता है तो वो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन में कवर होता है। कोई मुझे स्पीसीज एंड सब स्पीसीज का कोई एग्जांपल दीजिए। स्पीसीज में ब्रेसिका ओलेरेशिया है। पर देंगे साइंटिफिक नेम के थ्रू देंगे, कोई साइंटिफिक नेम के साथ स्पीसीज एंड सब स्पीसीज के एग्जांपल। तो ब्रेसिका ओलेरेशिया एक स्पीसीज है सर। इसका सब स्पीसीज मुझे नहीं याद आ रहा है। नई प्रजातियों को क्लासिफाई करने के लिए आप कौन पादप की वर्गीकरण प्रणाली करना पसंद करेंगे? यानी बोले इंग्लिश में विच प्लांट टैक्सोनॉमी सिस्टम डू योर प्रेफर फॉर क्लासिफाइंग न्यू स्पीसीज एंड व्हाई? Sir, still I will follow Bentham and Hooker classification system because the laboratory conditions we have still in India, or we can say the current scenario where we live, the Bentham and Hooker system of classification is still very beneficial. ओके ओके ओके। तो आपका सबसे पसंदीदा प्लांट कौन सा है, मैं जान सकता हूँ क्या? मेरा जो पसंदीदा प्लांट है वो इस टाइम में ये डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल है। कैसे फिर करता हूँ? आपका सबसे पसंदीदा प्लांट कौन सा है जिसपे आप अच्छे से कर सकते हैं चीजें? कोई एक प्लांट के बारे में मुझे बताइए। देखिए, आप बॉटनी शॉर्टलिस्ट हुए इंटरव्यू के लिए, आपको आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो सबसे ज्यादा ना प्लांट पे ही होंगे। यस सर। ये चीज आप जेनेटिक्स भूल जाइए, आप इकोसिस्टम भूल जाइए, आप इकोलॉजी भूल जाइए। क्या होगा, आपके सामने कोई भी प्लांट रख दिया जाएगा, बोल देंगे आप इसको आइडेंटिफाई करिए। यस आप सबसे ज्यादा फोकस करिए, प्लांट्स पे फोकस करिए, यस क्योंकि आपको प्लांट्स के बारे में ही पढ़ाना है, क्योंकि बाकी जो जेनेटिक्स है वो बायोटिक यस सर। है ना। आप एक बायोटिस्ट है, आपको प्लांट्स के बारे में चीजें आनी चाहिए। आप मुझे बताएं, पौधों के अध्ययन करने के लिए आपको सबसे पहले क्या जरूरी है? अगर आप कोई अध्ययन करेंगे तो सबसे पहले क्या देखेंगे आप उसमें? जो भी मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हमारे सामने दिखाई देते हैं हम उनको पहले ऑब्जर्व करेंगे।
आप क्वेश्चन है, how do you handle the documentation and cataloging of plant specimens? प्लांट स्पीसीज नेम्स Specimens. सर, कैटालॉगिंग के लिए हम कोई एक पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन सिस्टम को उठाएंगे। अभी बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑलमोस्ट सारे हर्बेरियम में यूज किया जाता है। Okay. तो हम कैटालॉगिंग के लिए उसके क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग जो लोअर रैंक टू हायर रैंक के हिसाब से चलते जाएंगे। Okay. आपसे प्रश्न मेरा ये कि साइंटिस्ट ने ये साबित किया कि पौधों में भी लाइफ होती है। इंडियन पर्सपेक्टिव से जगदीशन वहीं श्रेय जाता है। वेरी गुड। इनके बारे में आप हमें थोड़ा सा बताएंगे क्या? सर, इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो प्लांट फिजियोलॉजी में था और सर इन्होंने एक डिवाइस का आविष्कार किया था। मुझे वो डिवाइस अभी नाम नहीं। ओके ओके। व्हाट आर द सिंपलेस्ट प्लांट? Simplest plant according to Bentham and Hooker classification है Ranunculaceae family, belong to Ranunculaceae family। उस आपसे हम फ्लावर के बारे में पूछते हैं। फ्लावर से कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं आप। आपने पॉपी एंड लिली का नाम सुना है? यस सर। क्या होते हैं ये? पॉपी पेपरवेरेसी फैमिली से बिलोंग करता है, जिससे थीम होता है। ये किस टाइप के फ्लावर है? मतलब इन द सेंस एंड पॉपी किस टाइप के फ्लावर है ये? सर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं, ये कंप्लीट फ्लावर्स। टाइप्स ऑफ फ्लावर्स बताइए आप। टाइप्स ऑफ फ्लावर्स में सर ये डिपेंड करेगा सर कि उसका जो आप अगर हाइपोगाइनस फ्लावर या एपेरिगाइनस फ्लावर या एपिगाइनस फ्लावर ओवरी की पोजीशन पे डिपेंड करेगा ये पूरी तरीके से। ठीक। रमेश जी, यस सर। कोशिका के अनुसार बैक्टीरिया के 4 प्रकार होते हैं। किसके अनुसार सर? कोशिका के आधार पर बैक्टीरिया के 4 प्रकार कौन कौन से हैं? सेल्स के आधार पे एक तो वो उसका जो शेप होता है वो कई शेप का हो सकता है। मैं टाइप्स पूछ रहा हूँ। विच आर द 4 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया अकॉर्डिंग? मैं टाइप्स पूछ रहा हूँ आपसे। नाम बताइए, 4 टाइप्स है उनके नाम बताइए। सॉरी सर, ये मुझे अभी नहीं आता। मेरा सर। हाँ सर। मुझे ऐसा लग रहा है सर। बिल्कुल सर, सही पहचाने आप। हाँ सर, इनका थोड़ा सा फीडबैक भी दीजिएगा। और अभी ईसा भी जुड़ी हुई है, ईसा भी बॉटनी सब्जेक्ट से हैं। और यदि आपके क्वेश्चन एंड हो गए हैं तो फिर ईसा के लिए चलते हैं। मेरा रिक्वेस्ट के लिए है कि आप सबसे पहले जब केले होते हैं, है ना, आप कहीं पे टीचिंग भी कर रहे हैं क्या? सर मैं बस अपने यहाँ जब रिसर्च करता हूँ तो वहीं पढ़ाता भी हूँ बच्चों को, बीएससी वालों को। जैसे आप बीएससी वालों को पढ़ाते हैं ना, वैसे ही आप जब इंटरव्यू में जाएंगे तो आप ये माइंड जब ध्यान रखना है कि आपके सामने बीएससी वाले ही बच्चे बैठे होते हैं। सबसे पहले एक चीज को आप क्या जा रहे हैं, आप इंटरव्यू देने नहीं जा रहे हैं, आप क्लास लेने जा रहे हैं। यस सर। है ना, माइंड से बिल्कुल आपको हटा देना है कि हम इंटरव्यू के लिए अंदर इंटर कर रहे हैं। आपको क्या, आप किस लिए इंटर कर रहे हैं? क्लास लेने के लिए। आप बीएससी की क्लास लेने जा रहे हैं, बॉटनी की। यस सर। फर्स्ट ये चीज आप करेंगे। सेकेंड चीज आपको ये ध्यान रखना है, अकेले आप जब रहते हैं घर पे अपने रूम पे, है ना, मिरर होगा, मिरर के सामने खड़े होकर के
उससे क्वेश्चंस करिए और उनके खुद आंसर दीजिए। यस सर। ठीक है ना? और फ्री माइंड रहना है। आप कोशिश करिए प्लांट्स एंड फ्लावर्स के बारे में, उनका पूरा क्लासिफिकेशन यहाँ Yes, भी sir. सब होंगे, है ना? अब हमारे एक मित्र हैं गुजरात असिस्टेंट प्रोफेसर का, उन्होंने भी दिया एग्जाम, उन्होंने क्वालिफाई भी किया, है ना? बॉटनी से है। उनसे क्या हुआ था, सबसे ज्यादा क्वेश्चन प्लांट से ही होते हैं बॉटनी में, और आपके सामने प्लांट्स रख दिए जाएंगे, फ्लावर्स रख दिए जाएंगे। यस सर। हाँ, और उसके बारे में आपको बताना यस है ना? आप JRF हैं? यस सर, JRF में। गुड। तो SRF आपको मिलने लगा कि नहीं मिल रहा अभी? सर अभी मिलने लगा है, 2 या 3 महीने हुए हैं। ना आपका नेक्स्ट क्लास में फेस है ना? हाँ सर। ओके, थैंक यू रुपेश जी। सर एक क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूँ क्या? पूछिए। जैसे हम लोगों के यहाँ ब्राह्मण फैमिली जो है, जैसे सोलिनेसी है, स्टेसी है, बेसिकेसी है, इन तो MP के हिसाब से ये चेंजेस आएंगे। MP की कॉमन फैमिली थोड़ी सी अलग होंगी, क्या मैं जान सकता हूँ वहाँ पे क्या क्या कॉमन फैमिली दिखाई जाती? माइक म्यूट है सर। सर आपका माइक आपने आपने MP का सिलेबस देखा क्या? यस सर देखा है। MP का जो बॉटनी का असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस था वो देखा सर मैंने। अच्छा, आपने वो देखा है? आपने यहाँ क्यों, यहाँ का BSc का सिलेबस आपने नहीं देखा है? नहीं सर। आप एक काम करिए, आप कौन सा राइटर है, एक मिनट। यस सर। निशा, नेटवर्क अपना सही है अभी? सॉरी, ईसा। ईसा, नेटवर्क सही है आपका? हेलो। हेलो सर। नेटवर्क सही है अपने इधर? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा तो मेरा आ रहा है, बट चल रहा है अभी। ठीक है, वाईफाई से कनेक्ट कर लिया ना आपने अभी? यस सर। हाँ ठीक है, रुपेश जी का अभी लगभग एंड पे चल रहा है, इसके बाद आपका ही इंटरव्यू होना है, ठीक है? आप पेश जी, यस सर। आप मैं आपको बोल रहा हूँ, यस बोलिएगा। आप एक नाम लिखिएगा, फीके तिवारी। यस सर। सेकंड लिखिएगा, JK अवस्थी। यस सर। और आप यूपी से हैं तो यूपी में आप 11-12 में आपके यहाँ प्रदीप पब्लिकेशन चलता है कि दिनेश पब्लिकेशन चलता है? सर हम लोगों के यहाँ इधर दूसरा पब्लिकेशन चला लगता है, ये पब्लिकेशन कौन चलते हैं? 11-12 में कौन से चलते हैं? 11-12 में हम लोगों को सर MP कौशिक पढ़ाई जाती थी। ओके, हाँ सर, MP कौशिक पार्ट में पढ़ाई जाती थी। आपने कभी दिनेश पब्लिकेशन और प्रदीप पब्लिकेशन पढ़ा क्या? नहीं सर, MP कौशिक ही मैंने पढ़ा पढ़ने के लिए। एक बार आप एक काम करिएगा, यस सर। आप एक बार दिनेश पब्लिकेशन जितनी भी फैमिली है, चाहे वो लीनियसी हो, है ना, यस सर। चाहे वो बेसिकेसी हो, तुलसी फेरी हो, है ना, इसके लिए आप एक बार दिनेश पब्लिकेशन और प्रदीप पब्लिकेशन जरूर स्टडी कर डालिए। ठीक है सर। चलिए ठीक है रुपेश जी, ओके। सर ये JK तिवारी और JK अवस्थी जो आपने दो बताए हैं, ये किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के राइटर हैं? बॉटनी आप देखिएगा, बॉटनी MP में चल, कंप्लीट करते हैं। हाँ कंप्लीट बॉटनी यूनिफाइड है ये। ओके सर। ओके सर, ओके, थैंक यू रुपेश। ईसा, अपना कैमरा ऑन कीजिए प्लीज। चतुर्वेदी जी सर, आप भी अपना माइक ओपन कर लेंगे, सॉरी कैमरा ओपन कर लेंगे तो अच्छा लगेगा। जी जी सर, बोले सर। ईसा, अपना कैमरा को थोड़ा रोटेट कीजिए।
ठीक है। Tell me about yourself, Isa ji. Good evening, sir. My name is Ishwar. I am from Ajmer, Punjab. We completed my schooling from Jawahar Navodaya Vidyalaya, Ramsuriya, Panna. Then I completed my graduation from Dr. Hari Singh Gaur Vishwavidyalaya, Sagar. In the same university, I completed my master's degree from botany subject in 2021. In 2023, I qualified MP State Eligibility Test from Life Science subject. Okay. PG कब पास आउट हुई आप? 2021. 2021. ओके। पीजी आपने क्या बताया, कहाँ से किया आपने पीजी? डॉक्टर हरी सिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर. वेरी गुड। स्पेशलाइजेशन किस पे था आपका? स्पेशल नहीं होता था क्योंकि कॉमन सब्जेक्ट होते. आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। सर वहाँ पे ऐसा कोई स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट नहीं होते थे, वहाँ पे सारे कॉमन सब्जेक्ट भी चलते थे. ठीक है। उस आप पीजी टाइम पे थे तो आपने रिसर्च पेपर सबमिट किया क्या? सर एक्चुअली क्या है कि जब हम लोग का पीजी चल रहा था तो उस टाइम पैंडेमिक आया हुआ था, 2020 में आया था. तो सर हमारा जो फाइनल ईयर, कोरोना पीरियड। यस सर, तो सर हम लोग का जो फाइनल ईयर था तो वो सर हम लोगों का ऑनलाइन चल रहा था. तो सर हम लोग का ऐसा कुछ हो नहीं था. ओके। आपको बॉटनी सब्जेक्ट पे सबसे अच्छा क्या लगता है? वैसे तो सर सभी कुछ अच्छा लगता है. पढ़ने से आपको मतलब अच्छा लगता हो बाकी चीजों से? बॉटनी में ऐसा कौन सा पार्ट है जो आपका फेवरेट हो, जो आप मतलब सबसे बेस्ट कर सकती है? सर मेरा लोअर बॉटनी और एंजियोस्पर्म ही है. तो एंजियोस्पर्म। डिफरेंट बिटवीन एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म? सर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म मींस उसमें सर जो नेकेड सीड होता है जिम्नोस्पर्म में, और एंजियोस्पर्म में से नेकेड सीड नहीं होता, सीड के ऊपर कवरिंग होती है. और उसमें सर जो एंडोस्पर्म होता है डिप्लॉइड होता है और उसमें हैप्लॉइड होता है जिम्नोस्पर्म में. ओके। ईसा जी, आप एपी क्यों बनना चाहती हैं? सर पहले तो आपने कोरोना टाइम पे पीजी भी किया है, आपको सब्जेक्ट का नॉलेज भी नहीं होगा, फिर तो आपने जब अच्छे से किया ही नहीं, फिर आप एपी क्यों बनना चाहती हैं? सर सब्जेक्ट का नॉलेज ऐसा नहीं है कि मतलब ज्यादा नहीं है सर, क्योंकि मैंने उसके बाद नेट की प्रिपरेशन भी की हुई है और मैंने ऑनलाइन जो भी सर लोग पढ़ाते थे मैंने वो अच्छी तरीके से किया है. मेरे हम लोगों के सर ऑनलाइन एग्जाम्स वगैरह सारे अप टू टाइम ही होता था. मैंने कोशिश की है कि जो जो सर लोगों ने पढ़ाया मैं उसको अच्छे से पढूं, और साथ ही साथ सर मैंने गेट एक्सेल भी क्वालिफाइड किया है. और जब मैंने ये वाला एग्जाम दिया तो मैंने बॉटनी को भी थोड़ा अच्छे से ही पढ़ा है. सर मेरा पढ़ाने में की तरफ थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट है, इसलिए मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है. पढ़ा तो आप स्कूल में भी सकती हैं ना? यस सर. सर लेकिन तो ये क्या है कि सर जब से मेरा मास्टर्स हुआ है या मैं एलिजिबल हुई है पढ़ाने के लिए, तो सर मैंने स्कूलिंग लेवल तक तो सर सोचा नहीं है. मैंने सोचा कि मुझे जो बॉटनी में इंटरेस्ट है मैं उसको और अच्छे से पढ़ के और स्पेसिफिक अपने सब्जेक्ट में थोड़ा सा और अच्छे से लोगों को समझाऊं, तो मेरा उस तरफ है. मीन्स मुझे भी और उसमें सीखना है और बच्चों को सिखाना है. बॉटनी में आप क्या आगे कर सकती हैं इन फ्यूचर जो अभी तक किसी ने नहीं किया है? सर मैं कोशिश करूंगी कि सर बच्चों को जितना हो सके तो प्रैक्टिकल नॉलेज, और जितना हो सके तो बाहर टूर और एक्सकर्शन जो प्रोसेस होता है कि लोग देखें बच्चे और समझें. क्योंकि सर बॉटनी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि सर सिर्फ क्लास की चार दीवारों के अंदर बैठ के नहीं सीखा जा सकता. जितना ज्यादा वो एक्सपीरियंस करेंगे चीजों को अपनी आई से, उतना ज्यादा ही वो उस चीज को सीख पाएंगे.
तो उसका आपने खुद बोला कि आप कोरोना टाइम में पास आउट हुई हैं सागर से, है ना, हरि सिंह गौर से। आपने प्रैक्टिकल किया नहीं है, फिर आप कैसे कर पाएंगे प्रैक्टिकल? सर मेरा जो भी मेरा मेरा बीएससी का नॉलेज है या जो भी मेरा मास्टर्स फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का जो नॉलेज है सर मैं उसका यूज करके बाकी तो जो भी होगा मैं उसको और सीखूंगी और बच्चों को और सिखाने की कोशिश करूंगी। जो भी मेरा बैकवर्ड रहा है ड्यू टू सम रीजन, ड्यू टू कोरोना रीजन, मैं उसको ओवरकम करूंगी। व्हाट इज योर फेवरेट प्लांट्स? सर मैं भी सर इतना मैंने इस बारे में इतना ध्यान नहीं दिया है। ओके, आपसे क्वेश्चन है, व्हाट डू यू इंस्पायर मोस्ट अबाउट स्टडिंग प्लांट्स? सर मोस्ट एंजॉइंग पार्ट सर ये होता है कि जब मैं प्लांट्स के बारे में पढ़ती हूँ और फिर जब अगर मैं कहीं जा रही हूँ और मुझे अगर वही प्लांट देखने को मिलता है तो मेरा इंटरेस्ट उसमें और अच्छा होता है कि मैं उसको विजुलाइज कर पा रही हूँ, अपने मतलब सामने देख पा रही हूँ। तो कहीं भी जाती हूँ अगर मैंने जो प्लांट्स के बारे में पढ़ा है और अगर मुझे वो प्लांट सामने दिखता है तो मैं उसको और बारीकी से देखती हूँ और उसके बारे में और अच्छे से स्टडी कर पाती हूँ। कुछ ऐसे प्लांट्स आपने बताएं जो इंडेंजर्ड? यस कैसे? इंडेंजर्ड कुछ प्लांट्स, इंडेंजर्ड आप जानती हैं क्या होता है? ये सर जो मतलब एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। आप वैसे कुछ प्लांट्स की नेम बताइए आप हमें। सॉरी सर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही। ओके ओके ओके, प्लांट्स आइडेंटिफिकेशन के लिए आप किस राइटर की बुक्स पसंद करेंगे? सर मुझे अभी राइटर बुक का तो इतना पता नहीं है लेकिन जो क्लासिफिकेशन का अगर मैं बताऊं तो बेंथम एंड रुकर क्लासिफिकेशन है जो कि एक नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। मैं सर उसको प्रेफर करूंगी जो कि मैंने सर अभी मास्टर्स में ही सीखा था आइडेंटिफिकेशन वगैरह। आप कहीं टीचिंग कर रही हैं क्या अभी? सर मैंने होम ट्यूशन भी दिए हुए हैं और मैंने ऐसा कहीं स्कूल या कहीं ज्वाइन नहीं किया हुआ है। पटना से है ना? यस सर। मैं छतरपुर से हूँ ना, महाराजा छत्रसाल यूनिवर्सिटी में सब्जेक्ट एक्सपर्ट, है ना। आपसे क्वेश्चन है, विच इज द ओल्डेस्ट नोन प्लांट? ओल्डेस्ट नोन प्लांट? हाँ, सबसे पुराना ज्ञात पौधा कौन सा है? It can be a gymnosperm, angiosperm और gymnosperm है। angiosperm। नाम बताइए, जिम्नोस्पर्म में कौन है, प्लांट का नाम है कुछ? जिम्नोस्पर्म में अगर मैं याद कर पा रही हूँ तो गिंगो बाइलोबा है। एल्गी का नाम सुना है? एल्गी का नाम सुना है? एल्गी क्या है, प्लांट है कि कुछ और है? सर प्लांट की कैटेगरी में आती है बट सर उसे कुछ करेक्टर भी बिल्कुल लोअर है, फिप्टोगैम्स में आता है सर वो। हाँ क्या है? सर फिप्टोगैम्स में आता है क्योंकि सर उसका थैलॉइड बॉडी स्ट्रक्चर होता है। कंप्लीटली अपन ये नहीं बोल सकते कि रूट स्टेम लीफ कहाँ है, तो फिर कंप्लीट प्लांट हम उसे नहीं कह सकते हैं। वेरी गुड। What techniques do you use to study plant pollination interaction? कौन? It can be emasculation. What is pollination, Isha? Sir, pollination is the process in which sir pollen grains are transferred by some pollination agent into the stigma of the female. Okay. Spindles के बारे में आपने पढ़ा है? Yes sir. कुछ बताइए आप हमें मेंडल्स के बारे में। सर मेंडल को सर फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं क्योंकि उन्होंने जेनेटिक्स की फील्ड में बहुत अच्छा वर्क किया था। इन्होंने बहुत सारे लॉ भी दिए हैं जैसे कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट,
लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इनका ये लॉ है। तो इन्होंने ये बताया था, सर जीन टर्म भी इन्होंने दिया था। तो इन्होंने स्टार्टिंग में इसको जीन नहीं बोला था, इन्होंने इसको फैक्टर टर्म बोला था कि कोई भी जो करेक्टर है एक पेरेंट से अपने और जो उसके ऑफस्प्रिंग है उससे कैसे ट्रांसफर होता है, और अगर कोई दो करेक्टर सिमिलर जीन में प्रेजेंट है तो दोनों करेक्टर एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करते ड्यूरिंग द assortment, means they are independently assorted when they are transferred from their parents to offspring। तो इस तरह करके सर उन्होंने बहुत सारे सर वो लॉ दिए थे इन्होंने। और हाँ, लॉ का रेशियो भी सर यही है कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का 9:3:3:1 है। ओके, मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड के बारे में क्या जानती हैं? सर मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइब्रिड क्रॉस दोनों क्रॉस है, जिसमें मोनोहाइब्रिड में हम एक सिंगल कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर का यूज करते हैं, जैसे कि सर मेंडल ने प्लांट की हाइट को लेके किया था, एक टॉल एंड डार्क। और डाइहाइब्रिड क्रॉस में सर दो कंट्रास्टिंग करेक्टर मींस दो अलग अलग करेक्टर्स को लेके क्रॉस होता है, जैसे कि सर मेंडल ने सीड कलर और सीड की शेप का किया था, राउंड एंड रिंकल, और कलर में सर ग्रीन एंड येलो। फिनोटाइप रेशियो क्या था मोनोहाइब्रिड का? phenotype ratio 1:2 3:1 phenotype ratio, and genotypic ratio is 1:2:1। ओके, पुनः साथ आ रहे हैं, टैक्सोनॉमी की तरफ आ रहे हैं। अदर टैक्सोनॉमी कौन है ईशा? Carlos Linnaeus। टैक्सोनॉमी वर्ड जो है इसको सबसे पहले किसने दिया था बेटा? सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रही। डी कैंडोले का नाम सुना? एपीडी कैंडोले का नाम है। यस सर। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने तो जितना मैं शायद याद कर पा रही हूँ, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी शायद बताया था। टैक्सोनॉमी शब्द को इन्होंने ही सबसे पहले दिया था, एपीडी कैंडोले ने। यस। अल्फा टैक्सोनॉमी क्या होता है बेटा? क्या है उर्दू फारसी? अल्फा टैक्सोनॉमी इज द स्टडी ऑफ सिर्फ किसी पर्टिकुलर एरिया की टैक्सोनॉमिकल स्टडी को अल्फा ओला का लोकेशन ही बदल गया था कटिंग से। फ्रेंड्स इन टैक्सोनॉमी बताइए कुछ मेरे को। फ्रेंड्स इन टैक्सोनॉमी क्या होता है ये? सॉरी सर, मुझे क्वेश्चन नहीं समझ आया। ओके, टैक्सोनॉमी मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि ट्रेंड्स इन टैक्सोनॉमी, नाम सुना था ट्रेंड्स इन टैक्सोनॉमी का आपने? सॉरी सर, याद नहीं आ रहा अभी तो। अच्छा, और थोड़ा सा आप मुझे बताएंगे स्पीसीज से आप क्या समझती हैं? सर स्पीसीज सर टैक्सोनॉमिकल हायरार्की का वो पार्ट है सर, जिसमें जीनस से और ज्यादा सिमिलरिटी वाले कैरेक्टर्स के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको स्पीसीज कैटेगरी में रखा जाता है। आप ईशा डॉक्टर हरि सिंह गौर से पढ़ा है आपने, तो आप हार्डी बिनबर लॉबी आपने पढ़ा? यस सर। पढ़ा है? यस सर, पढ़ा था। पढ़ा था। क्या होता है बेटा बताओ जरा हमें, हार्डी बिनबर लॉ? बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, बताओ आप। सर रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, इसमें शायद वही नहीं बेटा है ना। सिंपशन थ्योरी बताएंगे कुछ? सिंपशन अभी सुना नहीं उसके बाद। अच्छा, आप आपका जेआरएफ है क्या आपने बताया था? सर तो मेरा एमपी सेट क्वालिफाइड है।
ओके ओके ओके, आपका एमपी सेट है। ओके ओके बेटा, ओके एमपी सेट है आपका। आपका क्वालिफाई किया अभी आपने किया क्या 22-23 पे? यस सर, 22? यस सर। आपने बताया नहीं आपका पसंदीदा प्लांट कौन सा है? फ्लावर बताइए कोई आपका जो पसंदीदा फ्लावर है। तुम्हारा क्लासेस यादव लो एजुकेटर टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू फ्लावर तो सारे मुझे स्पेसिफिक तो मैंने कभी ऐसा पूरा ध्यान नहीं गया कि मुझे किसी ज्यादा फर्स्ट पार्ट सारे मुझे रोज देखा है और इसको चैनल को सब्सक्राइब करना के बारे में बताएंगे बेटा आप? क्योंकि हो सकता है कि आप जो स्टार्टिंग का पोर्शन देखें उसके बाद फैमिली से क्वेश्चन आपको याद नहीं आ रहे इम्पोर्टेंट होने वाला मेरा टेक्नोलॉजिकल पोर्शन अभी थोड़ा सा रिवीजन बचा है बेटा ईशा, हम आपको कुछ गाइड कर रहे हैं। आप एक काम करिए, आप एमपी हैं, आप कोरोना पीरियड पे आपने पीजी कंप्लीट किया है, आपका एमपी स्टेट है। तो आप करिए, आप 11th एंड 12th की 11th एंड 12th की जिसमें क्या क्या बेटा जो बॉटनी का पोर्शन है ना, शिवराज एक बुक आती है, शिवराज का नाम आपने सुना होगा, उस पे बहुत अच्छी चीजें दी हुई है, बेसिक चीजें। आपके पास टाइम कितना लगता है? 1 मंथ में भी मैं कह सकता हूँ 1 महीने का टाइम है आपके पास इस करने के लिए। आप 12th की जो बॉटनी वाला पोर्शन आप उसको कवर करिए और कोशिश करिए कि आपको बीएससी जो 2015 के पहले सेमेस्टर वाली बुक चलती थी है ना, सही से मिल जाए। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ बॉटनी की बुक आप बिल्कुल एक बार जरूर, क्योंकि जो पूरे क्वेश्चन होंगे मैं आपको बता रहा हूँ कि बॉटनी मीन्स क्या होता है प्लांट, आप सिंपल समझिए। आप सबसे ज्यादा क्वेश्चन होंगे प्लांट से ही होंगे, बाकी कहीं से क्वेश्चन से नहीं होंगे, क्योंकि वहीं पे बायोटेक वाला भी बनता आ रहा है। वहां पे कौन आएगा बेटा? वहां पे बायोटेक वाला भी आएगा, है ना, आएगा कि नहीं आएगा? वहीं पे बायोकेमिस्ट्री वाला बंदा भी आ रहा है, सिर्फ जूलॉजी बस नहीं है बेटा वहां पे। ओके, तो क्या हुआ, आप टीचर किसके होंगे? आप स्पेशल असिस्टेंट टीचर होंगे किसके? बॉटनी के, न कि आप लाइफ साइंस के होंगे। ओके, स्पेशल आप किसके होंगे? बॉटनी के होंगे। आप कोशिश करिए कि बीएससी यूनिफाइड है ना बुक्स आप रीड कर डालिए, बहुत कम समय बचा हुआ है। कम समय बचा हुआ है, आप कहेंगे और कैसे कर रही है तो डरना बिल्कुल नहीं है इंटरव्यू के लिए, है ना। अपना क्या है कि फोकस करना है किस पे? स्टडी पे। लेकिन आप मैंने बोला बीएससी की बुक्स आप जरूर रीड करिए, कुछ कहीं से भी होंगे, सिर्फ यूनिफाइड बीएससी की बुक्स नहीं होंगे, है ना। अपने हॉबी पे थोड़ा सा फोकस करिए, आपकी तो हॉबी है ना, वहां से क्वेश्चन होंगे। आप जैसे पन्ना से आती है ना, पन्ना से आपके क्वेश्चन होंगे, पन्ना किस फेमस है, डायमंड सिटी में रहती है आप, है ना। तो आप अपने पन्ना को अच्छे से जानिए, अपने बारे में जानिए और आप अपने सब्जेक्ट को जानिए, यहीं से क्वेश्चन होंगे, बाकी कहीं से क्वेश्चन नहीं होंगे। ठीक है, चलो खोले। जी सर, हो गया कंप्लीट? जी जी ओके सर। ओके ईसा, थैंक यू एंड रूपेश। और आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। और चतुर्वेदी सर रुकिएगा थोड़ा। ओके सर। जी थैंक यू सर। ओके, वेलकम। जी सर बोले। हाँ सर, कैसा रहा? सर बच्चे अच्छे हैं, मगर सर क्या है ना कि आज के दौर पे ये सब नेट
और सेफ के चक्कर में क्या करते हैं, कंपटीशन तरीके से स्टडी पढ़ाई करते हैं, ये समझिए प्रिपरेशन करते हैं, है ना? तो मुझे चीजें मुश्किल लग रही हैं दोनों बच्चों पे, अच्छा क्योंकि फिर है ना, बॉटनी मतलब आप समझ रहे हैं, और मतलब बॉटनी और जूलॉजी, जूलॉजी मतलब जंतु और बॉटनी मतलब प्लांट। जी क्वेश्चंस कहाँ से होंगे? सब प्लांट से ही होंगे, क्योंकि जी सबको पता है ना? बायोटेक क्यों बायोटेक से क्वेश्चन नहीं करेंगे? क्योंकि बायोटेक वाला भी बंदा रहेगा, बायोटेक वाला कभी प्लांट्स को पढ़ा नहीं है हाँ उससे वो क्वेश्चन नहीं करेंगे ना, ने पढ़ा ही नहीं कभी, प्लांट्स ने कभी जिंदगी में पढ़ा ही नहीं, तो उसका कैसे सिलेक्शन? बिल्कुल इंटर, है ना? प्योर लिस्ट होगा सर, क्या सिलेक्शन होगा। आपको अनूप सर की वीडियो शेयर करेंगे आज हम जी जी। हाँ अनूप सर ने भी लिया है काफी अ, लंबा इंटरव्यू चला उनका भी और एक्सपीरियंस भी रहा और आपका भी बहुत अच्छा लगा सर हमें मतलब लगा नहीं कि मतलब कि एक अलग ही है बहुत अच्छा लगा मतलब कि ऐसा लगा कि आप और भी पहले से हमारे साथ क्लासेस ले चुके हैं रैंकली हो चुके हैं है ना तो बहुत अच्छा लगा और अपनी तो ये पहली मीटिंग है अभी तो बाकी मैंने सर मैंने बॉटनी दिनों से पढ़ी नहीं, है ना, लेकिन जो मैंने बीएस